दोस्तों, विदेश में पैसा कमाने गया एक आदमी जिसका नाम सतवीर होता है, पूरे 2 साल बाद अपने देश वापस लौट रहा था। वहां हवाई जहाज से उतरने के बाद वह कानपुर रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन सतवीर के शहर से पहले एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 20 से 25 मिनट के लिए ट्रेन वहां ब्रेक लेती है और सतवीर सोचता है कि अभी तो काफ़ी समय है, क्यों ना स्टेशन से कुछ लेकर खा लिया जाए, और वह ट्रेन से उतरता है। जैसे ही स्टेशन पर जाने लगता है तो क्या देखा है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसकी धर्मपत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वह लोग सतवीर को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उसे कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। सतवीर जब अपने माँ बाप की ऐसी दुर्दशा को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, तो वही रेलवे स्टेशन पर रोने लगता है। दोस्तों, ऐसी क्या दुविधा आ पड़ी जो सतवीर के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और पत्नी को भीख मांगनी पड़ी। दोस्तों, यह दिल छू लेने वाली कहानी है, बड़ी ही दुख भरी कहानी है। एक बार थोड़ा सा समय निकाल कर कहानी को अवश्य सुनिए, क्योंकि कहीं आप लोगों के साथ ऐसा ना हो जाए भविष्य में। दोस्तों, यह कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, यह सच्ची घटना है। सतवीर एक ठीक ठाक परिवार से था। यह 2 भाई थे, एक सतवीर, दूसरा योगेश। दोनों का विवाह भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सतवीर की जो भाभी थी वह थोड़ा तेज स्वभाव की थी। योगेश की शादी पहले हो जाती है क्योंकि वह घर में बड़ा था। पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही कड़क मिजाज की थी। बड़ी ही रोमांचक कहानी है दोस्तों, सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि सतवीर की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा दिया था। सतवीर को अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती है कि जो कुछ भी वह उसे कहती है वह हर काम करने के लिए राजी हो जाता। दोस्तों, इसी के चलते नतीजा यह होता है कि फिर सतवीर का भी विवाह हो जाता है। सतवीर की पत्नी का नाम आबा होता है। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। आबा बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। आबा अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी यह सुख ही नहीं जाना कि पति होता क्या है। दोस्तों, सतवीर जब भी अपने काम से वापस आता था तो पत्नी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। पत्नी को 10-10 दिन हो जाते, लेकिन सतवीर उससे कोई भी प्यार की बात नहीं करता था। अपनी पत्नी के सुख दुख किसी भी प्रकार से वह कोई भी बात ना करता। अगर आबा उससे बात करने या उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करती तो वह उस पर फटकार लगा देता था, क्योंकि सतवीर पहले से ही भाभी के जाल में फंसा हुआ था। जैसा भी उसकी भाभी कहती थी वह वैसा ही काम करता था। कभी पत्नी को पीटना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, क्योंकि उसे भाभी से लगाव था। भाभी के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ था। दोस्तों, जो भी भाभी के चक्कर में होते हैं वह अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। आप भी देखना कहीं आपके घर के आस पड़ोस में तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि जब सतवीर और उसकी भाभी आबा को ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं, बिना किसी वजह के बात बात पर झगड़ने लगते हैं, तो आबा अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि और घर में कोई था नहीं माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। चचेरा भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके में चली जाती है। उधर सतवीर की भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। वह सतवीर से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग खूब पैसा कमाते हैं, आप भी ऐसा करो, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करना, पैसा कमाना। पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मज़े की ज़िंदगी काटेंगे, फिर मुझे भी विदेश अपने साथ ले जाना। अब वह भाभी की बात को टाल नहीं पाता है। 1-2 महीने में ही उसे वीज़ा मिल जाता है और फिर विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने, उनके खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप गया था कि मैं विदेश से पैसा भेज दूंगा, मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो भाभी होती है वह अपने पति योगेश से कहती है कि जब तक सतवीर विदेश गया हुआ है उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बुढ़े के नाम जो भी खेती है, प्रॉपर्टी है, वह अपने नाम करवा लीजिए। यह हमारे भविष्य में काम आएगी, सारी संपत्ति हमारे नाम जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, योगेश के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसा उसकी पत्नी ने समझाया था वैसे ही वह करता है।
तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग बना लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है, यह बोलकर कि सरकारी योजना आई है, आपको बुढ़ापे में पेंशन आया करेगी। बेचारे बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की बातों में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की ज़मीन अपने नाम करवा लेते हैं। और यह करवाने वाले सिर्फ सतवीर की भाभी होती है, जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया था। सब कुछ अपने नाम होने के बाद वह लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। जब बूढ़े माँ बाप के नाम कुछ भी नहीं रहा, ना तो उनके पास पैसा था, ना कोई जरिया, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई दे देता था खा लेते थे और ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। उधर दोस्तों, जो सतवीर की पत्नी थी आबा, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरा भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर उसे ताने देने लगती है। तो आभा एक दिन तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, कुछ भी करूंगी, चाहे भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन यहाँ उनके साथ इस घर में रोज रोज के ताने नहीं सुन सकती। अब वह कहीं किसी के घर में थोड़ा बहुत काम कर देती, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है तो क्या देखती है कि उसके बूढ़े सास ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी, आपकी यह दशा कैसे हो गई? सास ससुर अपनी आप बीती आभा को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली और हमें घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब हम दोनों डर डर के ठोकरे खाने को मजबूर हैं। आभा एक नेक और दिल साफ लड़की थी। वह अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती थी। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी आभा ट्रेन में चना, मूंगफली वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती। यह लोग एक तिरपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर रात गुजार दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ समय के बाद, लगभग 2 साल बाद, सतवीर को अपने घर की याद आने लगती है। वह सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं, और भैया भाभी का भी फोन नहीं लग रहा है। अब वह घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी यह मकान और ज़मीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए। यहाँ वह अब रहते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस के 2-3 आदमियों ने उसे बताया। सतवीर ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि भाभी के पीछे मैं अपना पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वह अपना सर पीटने लगता है। अब वह अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फुट फुट कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी आभा, जो कहीं से पानी लेने गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही आभा ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति सतवीर का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वह पहले करती थी, लेकिन सतवीर ने अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन पत्नी का आज भी अपने पति के प्रति प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वह चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करते हैं। दोस्तों, फिर सतवीर के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, सब कुछ बेटा अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक न सुनी थी। वह तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी एक छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर यह हमें ना मिलती तो आज हम कहीं के ना रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है? यह सुनकर सतवीर रोने लगते हैं और अपनी पत्नी आभा से कहते हैं कि मुझे जो गलतियां हुई हैं, भूल हुई हैं, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो आभा कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, आपको तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता है। तो सतवीर कहता है,
अब तुम्हें यह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके पास पैसा भी नहीं था, जो कुछ पैसा था वह सभी अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। सतवीर अपनी पत्नी और माँ बाप को साथ लेकर वहाँ से दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है। वही मंडी में पलदारी करने लगता है। गाड़ियों में सामान सब्जी के लोडिंग अनलोडिंग का काम वह करने लगता। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता अपने घर का खर्चा चला लेता। क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चला रहा है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो तो मैं सब्जी बेच लिया करूँगी, आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा। पैसों का मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे, बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, यह अब कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर सतवीर के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा बहू ठीक कर रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारा यह सब्जी का धंधा चल जाएगा। सतवीर मार्केट में एक अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान डलवा देता है। उधर उसका पति मंडी में पलदारी करता है और अपनी दुकान के लिए भी सस्ते रेट में सब्जी खरीद लाता था। अच्छी बिक्री होती थी, पैसा बचाने लगता, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था। मकान मालिक का किराया भी चुकाते और एक छोटा सा 200 गज का प्लाट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत लगन से कमाते हैं और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से सतवीर वहाँ की लेन देन को अच्छे से समझ गया था। वह फिर अपनी खुद की एक बड़ी दुकान खोलता है और उनका बढ़िया रोजगार होने लगता है। इतना अच्छा उनका कारोबार चलता है कि उन्होंने कई प्लाट खरीद लिए। जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़प ली थी उसकी 2 गुना प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों योगेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपने ससुराल चले गए थे। योगेश के ससुराल वालों ने उनकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि जो अपने सगे भाई का नहीं हो सका वह हमारा क्या होगा। दोस्तों कि जैसा करोगे वैसा ही भरने को मिलेगा। और हुआ भी वही, उन्हें भी धक्का देकर घर से निकाल दिया। अब उधर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। 2-2 3-3 दिन हो जाते, खाना भी नहीं मिल पाता। पानी पीकर अपना भूख मिटा रहे थे, जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया। आज वही दिन उन्हें देखना पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वह किसी तरह से उसी सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही योगेश और उसकी पत्नी सतवीर को बड़ी दुकान पर बैठा हुआ देखते हैं। कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। यह नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह दोनों सतवीर के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं बैठे हुए थे। योगेश की पत्नी जैसे ही अपनी सास और ससुर के चरणों में आशीर्वाद के लिए झुकती है तो सतवीर रोकते हुए कहता है कि भाभी दूर ही रहना, माँ बाबूजी को हाथ भी मत लगा देना। क्या किया था तुमने उनके साथ? आप लोगों ने सिर्फ पैसों के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया था। तुम्ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से मुझे दूर करवाया था। तुमने मेरी जायदाद को हड़प लिया। अब क्या करने के लिए आए हो यहाँ? जहाँ मर्जी हो चले जाइए। हमसे आप लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी खराब स्थिति को देखते हुए उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा सतवीर गलती हुई है, पहले तुमसे भी हुई थी, इससे भी हुई है, आखिर जो भी है यह तुम्हारा ही भाई है, जो होना था हो गया, अब इन्हें माफ़ कर दो। इस पर सतवीर की पत्नी आभा भी कहती है कि हाँ माँ बाबूजी सही कह रहे हैं, यह जैसे भी हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा ही। और अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए चले जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दीजिए। हमारे साथ जो कुछ भी इन्होंने किया आज उसका फल यह भुगत चुके हैं। आखिर हैं तो यह मेरी जेठानी ही आज भी मेरे लिए पूजनीय है। सतवीर का गुस्सा भी अब शांत हो जाता है। उसकी भी समझ में आ जाता है कि जो हो गया है वह अब दोबारा लौट तो नहीं सकता और वह अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का भी काम शुरू करवा देता है। दोस्तों दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी। आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।